नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश वदेसी और आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने ये है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा क्लासेस 6 to 10 अर्थात कक्षा 6 से 10 के लिए एक राजस्थान की जानकारी के लिए बुक प्रिस्क्राइब की हुई है जिसका नाम है हमारा राजस्थान। तो इसी में जो क्लास 8 के लिए अर्थात कक्षा 8 के लिए जो बुक लगी हुई है हमारा राजस्थान, उसका चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी का इस चैप्टर के बारे में ही मैं जानकारी जो है या इस चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपके सामने करने जा रहा हूँ कि इसमें जो मेजर बातें बताई गई है वो क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है वो उसका टाइटल है रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसा कि इसका टाइटल हमें सजेस्ट कर रहा है कि राजस्थान में शहरी और ग्रामीण जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो दोस्तों उसे के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रशासनिक व्यवस्था जो है या पॉलिटिकल जो सिस्टम है यहाँ का वो 3 टायर का सिस्टम है। पहली चीज हम जनरली अपने यहाँ पर बात करना चाहें तो भारत में एक तो यूनियन गवर्नमेंट का सिस्टम है जो कि जिस गवर्नमेंट बनती है और वो कहाँ पर बैठती है, दिल्ली में। तो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो प्रोविजन किए गए हैं ये 3 टायर सिस्टम है। तो सबसे पहला जो टायर सिस्टम है वो यूनियन गवर्नमेंट का है और यूनियन गवर्नमेंट कहां पर रूलिंग कर रही है, वो है दिल्ली में। इसका काम है दिल्ली में। सेकंड जो टायर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट है जो हर स्टेट में काम कर रही है, जिसके हेड गवर्नर होता है और चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, कार्यपालिका प्रधान होता है जो उसके शासन को चलाता है। इसके अलावा जो थर्ड जो रूलिंग सिस्टम हमारा वो कर रहा है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का है। इनको हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। अब ये लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट्स हैं ये जो प्रशासन चला रही हैं ये वाला सिस्टम। तो अब आप इसको इजीली समझ सकते हैं पूरे सिस्टम को कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की गई है, भारतीय संविधान में जो प्रावधान किया गया है वो ये है कि सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट जो अथॉरिटी है वो दिल्ली सरकार है जिसके हेड है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, और उसके जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो है प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद हर स्टेट में एक एक गवर्नमेंट अर्थात हर राज्य में एक सरकार बनी हुई है जिसका जो हेड होता है वो गवर्नर या राज्यपाल होता है और उसका जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है अर्थात ये देखा गया शासन का जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया भारत में कि दिल्ली में बैठी सरकार हर क्षेत्र हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती है, तो हर व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक सिस्टम में बन पाए इसके लिए इसमें और डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। जो लोअर लेवल था कि गांव के या जो नीचे का बिल्कुल सबसे लास्ट वाला व्यक्ति है जो भारत में उस तक भी ये पॉलिटिकल सिस्टम पहुंचना चाहिए, उसका भी डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उसको देखते हुए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेट की गई। अभी जो स्थानीय सरकारें या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं ये 2 प्रकार की सेट की गई अर्थात रूरल एरियाज के लिए अलग सिस्टम हुआ और अर्बन एरियाज के लिए अलग सिस्टम हुआ। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अलग सिस्टम तैयार किया गया और जो अर्बन एरियाज हैं अर्थात शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं की गई। तो अब जो ये जो चैप्टर डील कर रहा है ये इस वाले पोर्शन की बात करता है। राजस्थान में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है वो क्या है। तो अब आप वापस हम टाइटल को देखते हैं, रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पर जो हम बात करेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रूरल सिस्टम क्या काम कर रहा है या किस प्रकार से काम कर रहा है और यहाँ का जो अर्बन सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है या कार्य कर रहा है, तो वही जानकारी यहाँ पर दी गई है। चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो होता है कि जो इसकी सिस्टम की जो हेडिंग दी हुई है वो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्रशासन किस तरीके से किया जाना है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ जो हमें याद रखने की चीजें हैं वो ये है कि पंचायती राज जो रूरल एरियाज के लिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सिस्टम की बात की गई इसका जो हेडिंग है इसको नाम जो दिया गया है वो है पंचायती राज अर्थात पंचायतों का राज। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है
ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उस समय सजेशंस थे, लेकिन उस समय नहीं हुआ। और सबसे पहले जो है इसकी जो बात हुई थी वो हमारे 1959 में नेहरू ने नागौर से ही इसकी स्टार्टिंग की थी। लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान हुए वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ। तो ये 93-94 में हम आते हैं इसको लेकर के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, तब ये बात हुई। और इसमें जो बात की गई वो ये थी, जो इसका इंपॉर्टेंट लाइन थी कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द ग्रुप्स इन रूरल एरियाज। ये रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, जो रिजाइड कर रहे हैं, उसमें से अधिकतर लोगों की पार्टिसिपेशन जो है पॉलिटिकल सिस्टम में होनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य के साथ ये 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा और पंचायती राज की व्यवस्था इंट्रोड्यूस हुई। इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो इसका मतलब पहले जो मैं 1959 की बात कर रहा हूं कि नागौर से जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन वो उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिली थी, अर्थात उसको संविधान में उसके प्रावधान नहीं थे और वो इस एक्ट के द्वारा किए गए। इसके अलावा जो हमारे संविधान में जो चेंज किए गए वो ये चेंज एक ये भी था कि उसमें 11वीं सूची जोड़ी गई, 11th शेड्यूल। मैं आपको बता दूं जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो सबसे पहले उसमें 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल्स थे। उसमें जो है 8 शेड्यूल्स थी और 22 पार्ट्स थे। तो ये शेड्यूल्स की संख्या अभी 12 हो चुकी है, अर्थात शेड्यूल्स बाद में ऐड ऑन किए गए। तो अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि पंचायती राज सिस्टम से जो शेड्यूल जुड़ा हुआ है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल इस चीज के लिए जोड़ी गई, ऐड ऑन की गई। और उसमें जो है 29 जो फंक्शंस या सब्जेक्ट्स जो हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दे दिए गए। अर्थात अब बात समझ में आ गई क्या क्या चीजें ध्यान रखने की है। भारत के संविधान में मूल रूप में पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज सिस्टम को कानून संवैधानिक दर्जा नहीं था, लेकिन हाँ 1959 में 1959 में राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया उसके द्वारा भारत के संविधान में 11वीं सूची 11th शेड्यूल एड ऑन की गई और पंचायती राज संस्थाओं को 29 सब्जेक्ट्स अलॉट किए गए जो वहां के लोकल डेवलपमेंट के लिए संबंधित हैं या लोकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। तो यहां पर ये व्यवस्था की गई। अब इसका उद्देश्य क्या रहा? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, अर्थात जो रूरल एरियाज के सभी जो ग्रुप्स हैं, सभी जो समूह हैं, उनका अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना। राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें अधिकतम भागीदारी, पार्टिसिपेशन इंश्योर करना। अब यहाँ जो व्यवस्था लागू कर दी गई, अब ये इसमें एक और जो सिस्टम है वो है 3 टायर सिस्टम। अर्थात ये जो पंचायती राज व्यवस्था की ये भी 3 स्तरीय थी, इसमें भी 3 लेवल्स डिसाइड किए गए। अब 3 लेवल्स क्या हैं वो आप यहां से समझ सकते हैं। क्या सिस्टम है? 3 टायर सिस्टम। तो आपको याद ये रखना है 3 टायर सिस्टम है। तो यहां पर जो ग्राम पंचायत है, मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, ये लोवेस्ट रंग है, इसकी जो है लोवेस्ट स्टेटस है पंचायती राज व्यवस्था की गांव। सबसे मूलभूत इकाई जो भारत में है वो है गांव। अब गांव है तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, विलेज, ये गांव आ गया है। तो गांव के स्तर पे ये सबसे निम्नतम इकाई है, भारतीय जो व्यवस्था है उसमें सबसे निम्नतम इकाई है ग्राम, विलेज। इसको हम हिंदी में गांव या ग्राम कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं विलेज। तो विलेज लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ है इसमें वो है ग्राम पंचायत, अर्थात इसका नाम क्या है? ग्राम पंचायत। तो हम इस 3 टायर सिस्टम की बात करें तो अगर सबसे लोवेस्ट स्टेटस पे बात करूं तो आपकी कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो पॉलिटिकल हेड है वो सरपंच है। इसका सबसे जो हेड होता है ग्राम पंचायत लेवल पे, जो कि वहां की लोकल स्थानीय व्यवस्थाओं को देख रहा है, वो है सरपंच। और उसके साथ एक जो है भारतीय ब्यूरोक्रेसी का एक अधिकारी भी है जिसको कहते हैं VDO, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं VDO, और इसका फुल फॉर्म है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो ये आपके 3 टायर सिस्टम का सबसे निम्न
निचला स्तर। उसके बाद कुछ गांवों को मिला करके जो व्यवस्था की गई वो है पंचायत समिति, अर्थात इसमें कुछ गांवों का एक क्लस्टर तैयार किया जाता है और उन गांवों के क्लस्टर को जो है पंचायत समिति किया जाता है। तो ये इनको रिसोर्सेज भी देता है, साथ में मॉनिटरिंग भी कर रहा है। तो यहाँ जो पंचायत समिति है दूसरा स्तर, इसका जो प्रधान है या इसका जो चेयरमैन होता है उसे प्रधान कहा जाता है। उस पद का नाम क्या है? प्रधान। और यहाँ पे जो सरकारी मशीनरी का जो अधिकारी है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे एब्रिविएटेड फॉर्म में या संक्षिप्त रूप में बीडीओ भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बीडीओ है और ये बीडीओ है, तो यहाँ ये ध्यान देने की बात। उसके बाद जो तीसरा जो सिस्टम हुआ 3 टायर में, जो ऊपर वाला जो स्तर है वो जिला परिषद है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला सिस्टम यहाँ पर है जिला स्तर पर, और ये आपका ब्लॉक लेवल पर था जिसमें कुछ गांवों का समूह था और यहाँ कुछ पंचायत समितियों का समूह है। तो ये जो थर्ड सिस्टम हुआ जिला परिषद, ये जिला लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेटअप किया गया। इसका जो पॉलिटिकल इसका जो हेड है वो कहलाता है, कलेक्टर नहीं है सॉरी, इसको कहते हैं जिला प्रमुख। इसको क्या कहते हैं? जिला प्रमुख। तो ये पॉलिटिकल हेड है, जिला प्रमुख इसका क्या है? पॉलिटिकल हेड है। और इसका जो प्रशासनिक है या ब्यूरोक्रेटिक पार्ट पे बात करें तो वो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद का। तो ये आपके पंचायती राज व्यवस्थाओं का 3 टायर सिस्टम हुआ। तो बहुत सारी बातें हमने देखी। 3 टायर सिस्टम में गांव के स्तर पे जो सबसे निचला स्तर है वहां पर ग्राम पंचायत है, उसका मुखिया सरपंच है और उसका एक अधिकारी सहायता के लिए है जिसे हम वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कह रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो स्तर है वो पंचायत समिति है, कुछ गांवों का क्लस्टर है जो कि ब्लॉक लेवल पर है। यहाँ पर पंचायत समिति स्थापित की गई है और पंचायत समिति का जो राजनीतिक हेड होता है, पॉलिटिकल हेड है, वो प्रधान कहलाता है और उसकी सहायता के लिए एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी वहां लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बात कर रहे हैं तो इसे कहते हैं जिला परिषद। यहाँ जो संस्था स्थापित की गई है वो है जिला परिषद। जिला परिषद का जो पॉलिटिकल हेड है वो कौन सा है? जिला प्रमुख। उसे हम क्या कह रहे हैं? जिला प्रमुख। और उसकी हेल्प के लिए जो अधिकारी लगा हुआ है वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये हमने बातें यहाँ 3 टायर सिस्टम की। अब जो फंक्शंस हैं जो हमने अभी बात करी थी कि ग्राम पंचायत, इस जो 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन का, उस एक्ट के द्वारा इन ग्राम पंचायत संस्थाओं को कितने सब्जेक्ट्स अलॉट किए गए? 29 सब्जेक्ट्स दिए गए। तो ये सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? तो ये इनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर ग्राम पंचायत लेवल की बात कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत लेवल पर कौन कौन से काम या फंक्शंस इन संस्था को दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम जो यहाँ दिखाया गया है वो है टू मेक प्रोविजन फॉर सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। गांव में सफाई, सैनिटेशन का मतलब स्वच्छता या सफाई, तो उसके काम जो भी हैं वो सब ग्राम पंचायत करवाने का उसका दायित्व है। साथ ही पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी व्यवस्थाएं भी जो है ग्राम पंचायत के द्वारा की जाएगी। सेकेंड जो कार्य इसके पास है वो है टू अरेंज स्ट्रीट लाइटिंग। जो स्ट्रीट्स है, गांव की गलियां हैं, उन गांव की गलियों में रोशनी की व्यवस्था करना, लाइट्स लगाना। थर्ड जो फंक्शन है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल जो है जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है उसके तहत जो काम होना है, जो काम उस काम के लिए निर्धारित हुआ है उस काम को करना, और जो आवेदक हैं, एप्लीकेंट्स जो उस कार्य को करने के लिए आवेदन करते हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना। अगला जो काम है वो है टू मैनेज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस। सरकार के द्वारा जो बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए बहुत सारी जो सामग्री जो है वितरित की जाती है तो वो पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू की जाती है। तो उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना और उन तक पहुंचाना। उसके बाद जो अगला कार्य है वो है मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स। गांव की जो सड़कें हैं उनका मेंटेनेंस करवाना, अर्थात उनकी रखरखाव बनवाना और उनकी रखरखाव को सुनिश्चित करना। ये मेंटेनेंस का काम भी, रोड्स का मेंटेनेंस भी इनके पास है।
ग्राम पंचायत के पास। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ्स एंड मैरिजेज। भारत में जो है जन्म मृत्यु पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन या विवाह पंजीकरण जो है अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो जो गांव के स्तर पर जो पंजीकरण हो रहा है वो काम जो है ग्राम पंचायत को ही करना है। उसके बाद अगला कार्य है टू कोऑर्डिनेट विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्यूरिंग डिजास्टर्स एंड पेंडेमिक्स। अगर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए, डिजास्टर आ जाए, पेंडेमिक्स महामारियां वगैरह फैल जाए, तो उस समय जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला स्तर पे जो प्रशासन है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और उन समस्याओं से बाहर आने का प्रयास करना, लोगों को सुरक्षा और वो प्रदान करना। अगला जो कार्य है वो है डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट। गांव में चारागाह, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट जो है उनका विकास करना, उनका रखरखाव करना, ये सब ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। उसके बाद टू कोऑर्डिनेट द प्रोग्राम्स रिगार्डिंग ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फैमिली वेलफेयर। जो भी कार्यक्रम सरकार के हैं, चाहे वो भारत सरकार की तरफ से आ रहे हों, चाहे राज्य सरकार की तरफ से स्पॉन्सर्ड हो, उन कार्यक्रमों में मनुष्यों, मानवों, इंसानों, एनिमल हेल्थ को मेंटेन रखना, उन कार्यक्रमों को कोऑर्डिनेट करना, पोषण से संबंधित जो भी कार्यक्रम आते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड वो कार्यक्रम, और फैमिली वेलफेयर के जितने भी कार्यक्रम हैं सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड, उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करना या सामंजस्य बिठाना। उसके बाद जो अगला कार्य है वो है डेवलपमेंट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल मटेरियल रिसोर्सेज। जो भी स्थानीय रिसोर्सेज उपलब्ध है गांव के, उन गांव के रिसोर्सेज का उचित उपयोग करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना और उनका विकास करना, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। तो अभी हमने जो कार्य देखे वो ग्राम पंचायत के देखे। अब हम कार्य बात कर लेते हैं पंचायत समिति स्तर, जो कि ब्लॉक लेवल पर स्थापित की गई है, उनके क्या क्या कार्य हैं। तो इनका पहला कार्य है टू सुपरवाइज एंड रिव्यू फंक्शंस ऑफ पंचायत। ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं उनको फंक्शंस को रिव्यू करना और सुपरवाइज करना, उनका निरीक्षण करना और उनकी समीक्षा करना, ये पंचायत समिति का काम है। दूसरा जो कार्य है टू गिव ट्रेनिंग एंड गाइडेंस टू न्यूली इलेक्टेड पंच एंड सरपंच। ग्राम पंचायत लेवल पर जो पंच और सरपंच, वार्ड में पंच चुन के आता है, इलेक्ट होके आता है, और उनमें से एक सरपंच चुना जाता है। सरपंच का चुनाव भी साथ में ही होता है। तो जो पंच और सरपंच चुन के आए हैं उनको ट्रेनिंग देना और उनको गाइड करना कि गांव का विकास किस तरीके से किया जाना है, ये पंचायत समिति का कार्य है। अगला कार्य जो पंचायत समिति का वो है टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन सरपंच, मेंबर ऑफ पंचायत समिति एंड मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। देखिए इस 3 टायर सिस्टम में ये बीच में है, एक तरफ ग्राम पंचायत है, एक तरफ जिला परिषद है। जिला परिषद इन दोनों को मॉनिटर कर रही है, इन दोनों को रिव्यू कर रही है, इन दोनों को सुपरवाइज कर रही है। साथ ही जो भी सरकार की योजनाएं आती है, स्कीम्स आती है, उसका बेनिफिट इन तक पहुंचाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो पंचायत समिति का कार्य जो है वो डबल स्टैंडर्ड पे होगा कि उसको इधर तो इसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, इधर इसके साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो ये कार्य वैसा ही है कि टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन सरपंच, मेंबर्स यानी वार्ड पंच जो है, और उधर मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति, यहाँ पर जो पंचायत समिति के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, और साथ में जिला परिषद के सदस्यों के साथ भी, या जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना। तो ये इसका कार्य थोड़ा सा इस तरीके का है कि बीच में है। टू ऑर्गेनाइज मीटिंग्स ऑफ जनरल असेंबली, जो इसकी जनरल असेंबली है उनकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, वो भी इसका कार्य है। उसके अलावा इसके पास काम है टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग्स ऑफ पंचायत समिति एज वेल एज द कंप्लायंस विद डिसीजंस ऑफ लोकल कम्युनिटी। जो पंचायत समिति की मीटिंग्स होती हैं, जो भी होती है, उनको जो है रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना या उनको रिकॉर्ड रखना, और साथ में जो लोकल कम्युनिटी के जो भी डिसीजंस है उनको लागू करने का कार्य करना। अगला जो कार्य है इनका वो है टू पुट होर्डिंग्स एट वर्क प्लेसेज एंड पंचायत हेडक्वार्टर्स इंडिकेटिंग ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। इनका एक काम ये भी है कि जो भी इनका वर्क प्लेस है, पंचायत हेडक्वार्टर है, उनका वहां पर जो वास्तविक जो एक्सपेंडिचर हुआ है, जो भी खर्चे हुए हैं, उनके होर्डिंग्स लगाना और उनको प्रदर्शित करना। इसके अलावा इनका एक काम ये भी है कि कैटल फेयर आयोजित करना, अर्थात पशु मेलों का आयोजन करना। तो ये पंचायत समिति के कार्य है। इसके बाद हम जो कार्यों की बात कर रहे हैं वो कार्य है जिला परिषद के। तो जिला परिषद के कौन कौन से कार्य हैं? टू प्रिपेयर फाइनल ड्राफ्ट ऑफ प्लानिंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट बाय कंसोलिडेटिंग लोकल प्लान्स ऑफ पंचायत समिति कीपिंग इन माइंड लोकल नेसेसिटीज एंड सोर्सेज।
तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो पूरे जिले की जो प्लानिंग करनी है उसका फाइनल ड्राफ्ट इनके द्वारा तैयार किया जाता है। जो फाइनल ड्राफ्ट जो तैयार कर रहे हैं उसमें जो इधर से जितने भी प्रपोजल्स आए, जितने भी पंचायत समिति के द्वारा प्रपोजल दिए गए हैं, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, सोर्सेज को देखते हुए, उन सबको इंक्लूड करते हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट ड्राफ्ट ये तैयार करते हैं। उसके अलावा जो सेकंड फंक्शन है वो है टू सुपरवाइज ग्राम सभा एंड मीटिंग्स ऑफ पंचायत समिति। तो जो ग्राम सभा और पंचायत समिति की जो मीटिंग्स हो रही है उनको, जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की जो पंचायत समिति की जो मीटिंग्स हो रही है उनको सुपरवाइज करना। डिस्ट्रीब्यूट फंड्स टू पंचायत समिति एंड पंचायत, जैसा मैंने पहले कहा कि राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी फंड्स रिलीज होकर के लोकल डेवलपमेंट के लिए आते हैं वो सबसे पहले यही आते हैं, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन आगे करने का काम है वो जिला परिषद के पास होता है। उसके अलावा टू सेटअप प्रोग्राम्स ऑफ रूरल क्लीनलीनेस एंड रूरल हाउसिंग, गांव में जो रूरल एरियाज में जो हाउसिंग डेवलपमेंट का काम है वो भी जिला परिषद के साथ है, और रूरल क्लीनिंग का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम बनाना और उनका एग्जीक्यूशन तक का काम इनके पास है। उसके बाद जो है कार्यक्रम, वो इनका जो फंक्शन है वो है टू रिड्रेस ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल ऑफ रूरल एरियाज, गांव के लोगों की जो भी ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो भी परेशानियां हैं उनका निवारण करना, वो जिला परिषद के पास है। उसके अलावा एक कार्य है टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है अर्थात 1 से 8 तक की जो शिक्षा दी जाती है, कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा दी जाती है, उस एलिमेंट्री एजुकेशन को जो है गुणवत्ता सुनिश्चित करना कि वो भली प्रकार से गुणवत्तापूर्ण तरीके से दी जा रही है या नहीं। तो ये कार्यों का विभाजन इनका था। अब इसके अलावा कुछ और बातें भी दी गई हैं, वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत जो बेसिक यूनिट है इस एडमिनिस्ट्रेशन की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के 3 टायर सिस्टम की बेसिक यूनिट जो है वो आपकी ग्राम पंचायत है। इसमें कौन है, ग्राम पंचायत किस किस से मिलकर बनी है, तो उसमें देखिए वार्ड पंच है, जिनको हम ग्राम पंचायत मेंबर भी कहते हैं, इनको हम कहते हैं ग्राम पंचायत मेंबर। तो ये कौन है, वार्ड मेंबर्स है। तो वार्ड पंच कह सकते हैं, इनको ग्राम पंचायत मेंबर कह सकते हैं। इसमें उप सरपंच भी होता है और एक सरपंच, तो ये इन सबको मिलाकर के बनती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन होल्ड्स द इलेक्शंस ऑफ द पंचायत। अब क्वेश्चन आता है कि इनको चुना कैसे जाता है, इनका इलेक्शन कौन करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही इनका इलेक्शन करवाया जाता है। इनका जो टेन्योर होता है, पूरा पीरियड होता है वो 5 इयर्स का है, अर्थात अगर कोई समस्या नहीं हो, बीच में कोई इन पे आरोप नहीं लग जाए या और कोई वजह नहीं हो हटाने की, तो इनका जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। बट हेड ऑफ ग्राम पंचायत, सरपंच कैन बी रिमूव बिफोर, लेकिन हाँ यहाँ बात यह है कि जो सरपंच है उसको टाइम से पहले भी हटाया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अर्थात लोगों को लगे कि वो सरपंच जो है सही नहीं है गांव के विकास के लिए, गांव के हित के लिए, तो उसको पहले भी हटाया जा सकता है। जैसा हम ऊपर भी देख चुके हैं, ग्राम विकास अधिकारी जो ग्राम पंचायत लेवल पे लगा हुआ है, जिसे ग्राम सचिव भी कहते हैं, सेक्रेटरी, वो सारे रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के हैं वो मेंटेन रखता है, और जो वहां की मीटिंग्स होती है उनकी मिनट्स जो है, उनका रिकॉर्ड जो मेंटेनेंस का काम है वो भी ग्राम सचिव करता है। तो मीटिंग्स पर मंथ आर मैंडेटरी इन ग्राम पंचायत। एक और जो बात कही हमने कि ग्राम पंचायत की 2 मीटिंग्स जो है पर मंथ, 2 मीटिंग्स पर मंथ जो है वो सरकार के द्वारा तय की गई है। अगर हम पंचायत समिति की बात करें तो पंचायत समिति सिस्टम पे क्या हो रहा है, यहाँ भी कुछ बातें हैं जिनको हमें और देख लेना है। पंचायत समिति इज एन इंपॉर्टेंट लिंक। अब बात यहाँ आ रही है कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में लिंक का काम करती है। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट आर डिवाइडेड इनटू, अब पॉलिटिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो ऐसा है कि एक डिस्ट्रिक्ट को जो है कई सारे डेवलपमेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, और डेवलपमेंट को देखते कि आसानी से जो है व्यवस्थाएं की जा सके। पंचायत समिति जो है ऐसे डेवलपमेंट ब्लॉक पे एस्टेब्लिश होती है, और इसमें जो मेंबर्स हैं, इसके जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो प्रधान होता है, उप प्रधान होता है, जिसे डेप्यूटी चेयरमैन भी कह सकते हैं,
और इसके जो सरपंच हैं ग्राम पंचायत समिति के, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी कहलाते हैं, वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। अर्थात ग्राम पंचायत जो इसके अंडर में आ रही हैं, उन ग्राम पंचायतों के जो सरपंच है वो भी पंचायत समिति के एक्स ऑफिशियो या पदेन सदस्य कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें प्रधान होता है, उप प्रधान होता है। यहाँ पर जो है इस पंचायत का समिति का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है रिक्वायर्ड है वो 25 ईयर्स है। अगर कोई भी व्यक्ति इसका इलेक्शन लड़ना चाहता है, फाइट करना चाहता है, कंटेस्ट करना चाहता है, तो उसकी एज मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पर जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, बीडीओ होता है, जो कि प्रधान और उप प्रधान की सहायता से कार्यों के संपादन में उनकी सहायता करता है। इसके अलावा मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति जो हैं वो भी मेंबर्स, जितने मेंबर्स इसके लिए चुने जाते हैं, उनका जो टेन्योर है वो भी ग्राम पंचायत के सरपंच और सदस्यों की तरह 5 वर्ष का है, 5 ईयर्स का है। उसके बाद इस 3 टायर सिस्टम का जो ऊपर वाला जो सिस्टम है उसमें जिला परिषद कौन सा है? जिला परिषद, जो कि जिला स्तर पे स्थापित किया गया है। जिला परिषद टॉप टायर है पंचायत राज सिस्टम का, और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो है डेवलपमेंट के लिए प्लान तैयार करती है, और एवरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। ग्राम पंचायत के वार्ड्स हैं, एवरी डिस्ट्रिक्ट वार्ड्स कंसिस्ट ऑफ ग्राम पंचायत, 1 मेंबर फ्रॉम ईच वार्ड इज इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ दीज वार्ड। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसको वार्ड्स में, जैसे ग्राम पंचायत के वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर हर वार्ड से एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है, और इन मेंबर्स को जो है क्या कहा जाता है? जिला परिषद के मेंबर या मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। इसके अलावा जिला परिषद के मेंबर्स जो होते हैं, जो इलेक्ट होके आए, उसके अलावा चेयरपर्सन होता है पंचायत समिति के जो होते हैं, पंचायत समिति जितनी भी इसके अंडर में आ रही है उसके मेंबर। इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है उस जिले में, और मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो हैं वो भी जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। यहाँ ये बड़ी बात ध्यान देनी है कि इसके जो वार्ड से इलेक्टेड होकर के जो जिला परिषद के जो मेंबर इलेक्ट होके आए हैं वो तो होते ही हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो है जितने भी पंचायत समिति जो डिस्ट्रिक्ट में है उनके जो चेयरपर्सन है वो भी इसके मेंबर होते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स है उस डिस्ट्रिक्ट से वो भी इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो उस डिस्ट्रिक्ट का जो पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां से जो इलेक्टेड मेंबर है वो भी इसके मेंबर होते हैं, तथा वहां से अगर कोई राज्यसभा का मेंबर भी इलेक्ट हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट से वो भी इसका मेंबर होता है। तो यहाँ थोड़ा सा इसकी जो मेंबरशिप की लिस्ट है वो लंबी है। इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, जिला परिषद के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो अपने में से एक को जिला प्रमुख बनाते हैं और एक को उप जिला प्रमुख या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। अर्थात जो जिला परिषद के जो मेंबर्स चुने गए वो अपने में से किसी एक को जिला प्रमुख चुनते हैं और एक को उप जिला प्रमुख चुनते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है यहाँ का प्रशासनिक जो अधिकारी है वो, जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और इसका काम जो है वो जिला प्रमुख की मदद करने का है और जिसे हम कहते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो हम पहले बात कर चुके हैं। जिला परिषद जो है वो सारे जो डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट के सारे जो डेवलपमेंट टास्क है उनको करने का काम इसी का होता है। आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात है सोर्सेज ऑफ इनकम कि ये जो पंचायत समिति है, जिला परिषद है या ग्राम पंचायत है, इनकी इनकम का सोर्स आखिर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के जो इनकम कहाँ से रिसीव होते हैं, वो जो डेवलपमेंट टास्क करेंगे उनको इनकम कहाँ से रिसीव हुई, तो वो वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेज इम्पोज करते हैं लोकल पब्लिक के ऊपर। वो टैक्सेस कौन कौन से हैं? प्रॉपर्टी टैक्स, व्हीकल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम जो फेयर्स और हाट मार्केट जो गांव में लगाए जाते हैं
स्थानीय जो मेले लगते हैं, हाट बाजार लगते हैं, उनसे जो पैसा इकट्ठा होता है टैक्स के रूप में वो, इसके अलावा जो ग्रांट्स इनको जो मिलती है गवर्नमेंट से वो इनके इनकम का सोर्स है। इसके अलावा इनको बहुत सारी ग्रांट जो है वहाँ लोकल कम्युनिटी से भी रिसीव होती हैं, वो इनके इनकम का पार्ट है। इसके अलावा जो अपराधी हैं, कन्विक्ट्स हैं लोकल गांव के, उनसे ग्राम पंचायत लेवल के जो अपराधी हैं उनसे जो पेनल्टी ली जाती है वो इनके इनकम का पार्ट होता है। अगर हम आगे पंचायत समिति स्तर पे बात करें तो इनके इनकम का सोर्स क्या है, तो इनका जितना लोकल टैक्सेज और फीस जो कलेक्ट की जाती है इनके द्वारा वो इनकी इनकम है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट से इनको जो ग्रांट्स रिसीव होती है, इनका जो पैसा मिलता है दैट इज इनकी इनकम का पार्ट है। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट जो है बहुत सारे गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स जो रन करती है वहां से जो ग्रांट, उसके लिए जो ग्रांट अवेलेबल होती है वो इनकी इनकम है। इसके अलावा लोकल मर्चेंट्स पर, बिजनेसेस पर या इंडस्ट्रीज पे जो टैक्सेस इनके द्वारा इम्पोज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उनसे जो इनकम आती है, जनरेट होती है, वो इनकी इनकम का पार्ट होता है। तो ये ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का। अब हम बात करें कि जिला परिषद का इनकम का सोर्स क्या है, तो जिला परिषद का जो इनकम का सोर्स है वो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो भी सहायता राशि इनको मिलती है वो है। इसके अलावा जो फंड्स जो पंचायत समिति से जो रिकवरी फंड होते हैं वो है। इसके अलावा जो रेवेन्यू फिक्स होता है इनका, उसमें जो शेयर है इनका वो है। इसके अलावा बहुत सारे जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो लोन्स होते हैं वो भी ये लेते हैं, और लोगों के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन इनको दिए जाते हैं वो भी इनकी इनकम का पार्ट है। तो ये हमने देखा कि ये जो तीनों 3 टायर सिस्टम है उसके इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं। अब जो रूरल गवर्नमेंट है उसी में एक और जो है वो ग्राम सभा है। ग्राम सभा जो है गांव के लोगों की सभा, ग्राम सभा मीन्स गांव के लोगों की सभा। तो ग्राम सभा जो है फंडामेंटल, ये सबसे नीचे के स्तर पे एक संस्थान है पंचायती राज व्यवस्था का, और इसके जो मेंबर्स कौन है। अब बात यह आती है ग्राम सभा के मेंबर्स कौन है, तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर ये है कि जो उस रेवेन्यू विलेज का मतलब एक गांव नहीं है, उसमें हो सकता है कि रेवेन्यू विलेज में एक से ज्यादा गांव, 2, 3, 4 गांव हो सकते हैं। तो वो जो जितने भी रेवेन्यू विलेज के गांव हैं, उस गांव के जितने भी अडल्ट्स हैं, जितने भी वयस्क सदस्य हैं, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। जनरली एवरी ग्राम पंचायत हैज इट्स ओन ग्राम सभा। वैसे तो हर ग्राम पंचायत की अपनी ग्राम सभा होती है, और जो मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा है वो एलिजिबल वोटर्स है। जितने भी उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के जो एलिजिबल, जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम आता है या जो वयस्क हो चुके हैं उस रेवेन्यू विलेज के, वो सब इसके मेंबर्स हैं। इट इज देयर राइट एज वेल एज ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा। और सबसे बड़ी बात कि जब भी ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती है उनमें सभी की भागीदारी अपेक्षित की जाती है कि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और विलेज डेवलपमेंट के प्रोग्राम तैयार करें। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्राम सभा जो है, डेमोक्रेसी के 2 तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अर्थात वहां कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स बनते हैं उसमें सभी लोगों से जो है सहयोग लिया जाता है। लेकिन भारत जैसे जो मल्टी पॉपुलेशन वाला कंट्री है, मतलब काफी पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। तो हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट है, अर्थात पब्लिक के द्वारा चुना हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारी तरफ से रूल करता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं कि ग्राम सभा स्तर पे, तो यहाँ गांव के सभी जो वोटर्स हैं या जो अडल्ट्स हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा बात करें जो, और ये सभी लोग जो मिलकर के गांव में मिलकर प्रॉब्लम्स और डेवलपमेंट के बारे में काम करते हैं। ग्राम सभा की जो मीटिंग है वो एवरी 3 मंथ्स में, एक एनुअली जो है एवरी 3 मंथ्स, अर्थात तो उसके साल में कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए, 3-3 महीने के अंतराल पे मिनिमम ये है। नॉर्मली जो ग्राम सभा की मीटिंग्स हैं वो 26 जनवरी को, 1 में, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को तो डिसाइडेड है, इन पर तो होनी ही होती है। इसके अलावा चेयरमैन जो होता है, अगर बीच में कहीं और भी आवश्यकता हो तो वो एक्स्ट्रा मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। ग्राम न्यायालय एक और अवधारणा है जो है कि गांव के मुद्दों को, गांव के इश्यूज को, गांव की प्रॉब्लम्स को निपटाने के लिए ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ग्राम न्यायालय और विलेज कोर्ट जो है वो इसका ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत
स्थापित किए गए हैं और इनसे ये एक्सपेक्ट किया गया, इनसे अपेक्षा की गई कि गांव के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं न्याय से संबंधित, जस्टिस से संबंधित, उनको ग्राम पंचायत लेवल पर ही निपटा देना चाहिए। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्राम के मुद्दों को ग्राम स्तर पर ही निपटा देना। कब चालू किया? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के द्वारा। फर्स्ट जो ग्राम न्यायालय राजस्थान में एस्टेब्लिश हुआ वो जयपुर के बस्सी में हुआ। इन ग्राम न्यायालय में न्यायिक अधिकारी और जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाई कोर्ट की राय मशवरे के बाद तय किए जाते हैं। तो ये ग्राम न्यायालय का कंसेप्ट है। अब जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात करें तो उसका जो सेकंड पार्ट है अर्थात अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन या अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, वो क्या अवधारणा है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के 3 टायर थे, उसी प्रकार से अर्बन सिस्टम के भी 3 टायर है, अर्थात इसके भी 3 लेवल्स हैं। 3 लेवल्स कैसे हैं? तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन जहाँ ज्यादा है वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उससे कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए जो है म्युनिसिपल काउंसिल है, और जो कम आबादी वाले हैं इनका पॉपुलेशन बेस है, अभी अपन बात करेंगे। तो एक है म्युनिसिपलिटी। तो अर्थात यहाँ जो 3 टायर सिस्टम है उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपलिटी, ये 3 स्तर देखने को मिलते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ बनाया जाएगा? ये उन सिटीज में बनाया जाता है जहां की पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर हो, साथ ही उनकी जो एनुअल रेवेन्यू है वो 1 करोड़ से ऊपर हो, अर्थात उनकी वार्षिक आय जो है वो 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, और साथ में उनकी पॉपुलेशन जो है 5 लाख से ऊपर, 5 लाख या 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तो वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा। म्युनिसिपल जो काउंसिल्स हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया बना हुआ है, वो ऐसे सिटीज में बनेंगे जहां की पॉपुलेशन जो है 5 लाख से तो कम है और 1 लाख से ऊपर है, मोर देन 1 लाख बट लेस देन 5 लाख। तो ये जो क्राइटेरिया पॉपुलेशन का है वो म्युनिसिपल काउंसिल्स के लिए है। उसके बाद जो 3rd टायर है म्युनिसिपलिटी बोर्ड जो है, जिनको नगर पालिका कहा जाता है, वो कहां पर स्थापित हो रही है? वो ऐसे सिटीज में है जिनकी पॉपुलेशन 15,000 से 1 लाख के बीच में है, तो इनको कहा जाता है नगर पालिका। तो ये 3 स्तर हो गए, नगर निगम, नगर परिषद म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पालिका म्युनिसिपलिटी। तो हमने देखा कि इनका पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है, जिन सिटीज की पॉपुलेशन 5 लाख और उससे ऊपर है, जिनका एनुअल रेवेन्यू जो है 1 करोड़ से ऊपर है, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप किया जाएगा, एस्टेब्लिश होगा। इसके अलावा जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख बट लेस देन 5 लाख है, उनमें जो है म्युनिसिपल काउंसिल होगी, और जिनकी पॉपुलेशन 15,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम है, वहां पर म्युनिसिपलिटी एस्टेब्लिश होगी। तो ये 3 टायर को जो व्यवस्था है कि किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी वो है। अब सिटी जो है वो अलग अलग एरियाज, जो सिटी होती है उसको भी अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें वार्ड्स किया जाता है, और जो उन वार्ड के जो मेंबर्स हैं वो अपने मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और उन्हें कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर्स। अर्थात जैसे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेंबर कहलाएगा या काउंसिलर कहलाएगा, अगर वो नगर का म्युनिसिपल काउंसिल है तो उसका मेंबर कहलाएगा, म्युनिसिपलिटी है तो नगर पालिका सदस्य या म्युनिसिपल काउंसिल म्युनिसिपलिटी मेंबर कहलाएगा। तो ये इनके मेंबर्स होते हैं, और इनके जो वार्ड और ये सारे वार्ड मेंबर जो होते हैं, इनके वार्ड के जो मेंबर्स हैं वो उसके लिए काम करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो काउंसिलर जो होते हैं वो अपने में से एक को चेयरपर्सन और एक को वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट करते हैं। तो एक ये भी यहाँ की अवधारणा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। डिफरेंट नेम्स है, इनके अलग अलग नेम है। अगर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है तो उसको मेयर कहा जाता है, म्युनिसिपल काउंसिल पर है तो उसे चेयरमैन या अध्यक्ष कहा जाएगा, और म्युनिसिपलिटी पे है तो उसको म्युनिसिपलिटी चेयरमैन अर्थात नगर परिषद सदस्य या अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन है उसके जो हेड है, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, उसको कहा जाता है नगर पालिका मेयर। अब हम फंक्शंस की बात करेंगे, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं तो वो भी हम देख लेते हैं कि जो अर्बन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल बॉडीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो यहाँ जो काम है
वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहली कैटेगरी है ऑब्लिगेटरी फंक्शंस। अब ये तो ऑब्लिगेटरी मतलब करने ही करने हैं। तो जैसे अरेंजमेंट ऑफ क्लीन वाटर, पेयजल की व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था करना, सैनिटेशन सिटी का व्यवस्था करना, बर्थ और डेथ का और मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन करना, फायर इंजन्स वगैरह की व्यवस्था करना, आग वगैरह लग जाए, फायर जो है फाइटिंग जो डिवाइसेस है वो यूज करना, उनके अरेंजमेंट करना। ये जो फंक्शंस हैं जो एज पर द विल ऑफ दीज बॉडीज देयर आर, अच्छा ये फंक्शन तो ऑब्लिगेटरी है, उनको करने हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं जो इन बॉडीज की इच्छा से एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। इन फंक्शंस को कहा जाता है डिस्क्रीटरी फंक्शंस। ये इनके स्वविवेक पर आधारित होते हैं। जैसे कि ये काम कौन कौन से हैं, जैसे पब्लिक पार्क बनाना, स्टेडियम्स को तैयार करना, रीडिंग रूम्स एस्टेब्लिश करना, लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश करना, सिटी में ट्री प्लांटेशन करना। इसके अलावा कैटल पाउंड्स जो है, कैटल पॉन्ड्स जो है, सॉरी पाउंड्स हैं, उनकी व्यवस्थाएं करना, मेलों का आयोजन, फेयर्स ऑर्गेनाइज करना, एग्जीबिशंस लगाना, डोर्स हाउसेस का निर्माण करना, रेन बसेरा जिनको कहते हैं। तो ये इनके डिस्क्रिशनरी फंक्शंस है, अर्थात ये इनके ऑब्लिगेटरी नहीं है। इनके पास सोर्सेज हो, व्यवस्थाएं हो तो ये कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इन फंक्शंस को अगर हम चार्ट सिस्टम से समझें तो यहाँ देख सकते हैं जो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस है वो है अरेंजमेंट ऑफ प्योर वाटर, लाइट एंड सैनिटेशन, अरेंजमेंट ऑफ फायर इंजन, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्सेट्रा। और जो डिस्क्रिशनरी फंक्शंस है वो है पब्लिक एक्टिविटीज करवाना, स्टेडियम्स बनाना, रीडिंग रूम, लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश करना, ट्री प्लांटेशन है, फेयर्स और एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइजेशन करना, आवारा पशुओं से जो है छुटकारा देना, उनकी व्यवस्थाएं करना। ये सब काम इनकी डिस्क्रिशनरी फंक्शंस में इंक्लूड होते हैं। जैसे लोकल जो लोग हैं वो अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को स्ट्रीट गलियों में और जो आम स्थान होते हैं, सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहां बैठ करके गाँव में तय करते हैं। उसी तरीके से जो सिटी के लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर बैठ करके तय करते हैं या उन पे चर्चा विचार विमर्श करते हैं। ये प्लेसेस जो हैं, ये कौन से प्लेसेस हो सकते हैं सिटीज में? पब्लिक लाइब्रेरीज हो सकते हैं, रीडिंग रूम्स होते हैं, क्लॉक टावर्स हो सकते हैं, जहां वो बैठ करके अपनी शहर की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। डिस्कशन के बाद वो काउंसिलर इंचार्ज जो होता है, वार्ड का जो सदस्य होता है, उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। और ये इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज होती हैं, जो संस्था है वहां की, जो स्थानीय संस्था है, वो फिर उनको प्रायोरिटी बेसिस पे उनको सॉर्ट आउट करने का काम करती है। ये जो बॉडीज हैं जिनको हम बोल रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपलिटी, वो जो है इनको जो इनकम मिलती है, फंड्स रिसीव होते हैं, वो 3 तरीकों से होते हैं, 3 मीडियम से होते हैं। 3 मीडियम है इनके, वो कौन कौन से हैं? पहला है, इनको जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अवेलेबल होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फंड्स देती है डेवलपमेंट के लिए। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट्स देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इनको फंड्स देती है। तो ये तो पहला सोर्स हो गया। दूसरा, सेकंड सोर्स है कि इनको जो है अलग अलग टाइप की फीस और पेनल्टीज ये वहां पर लगाते हैं अपने एरिया में, अपने लोकेलिटी में, उनसे इनको रेवेन्यू या इनकम रिसीव होती है। और थर्ड जो है, इनको टैक्सेस लगाते हैं सिटीजन्स के ऊपर और उससे भी इनको इनकम रिसीव होती है। तो यहाँ पर ये देखने की बात है कि विलेजेस जो हैं, सिटीज एंड द विलेजेस, दैट एवरी सिटीजन शुड परफॉर्म द ड्यूटीज एंड कोऑपरेट विद एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कितनी अच्छी व्यवस्था की गई कि जो भारत का जो प्रत्येक नागरिक है, वो प्रत्येक नागरिक जो है अपनी व्यवस्था करे और जो प्रशासन की जो व्यवस्था है उसमें सहयोग करते हुए वो अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण करे और साथ ही अपने जो स्थानीय लोकल क्षेत्र है उसके विकास में अपनी भागीदारी, अपना पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करे, एंश्योर करे। तो ये चैप्टर था लोकल जो गवर्नमेंट्स थी, रूरल और अर्बन गवर्नमेंट्स, उनके बारे में चैप्टर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। नमस्कार।